प्रभा खेतान फाउंडेशन, एहसास वुमन, नवरा स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और प्रायोजक श्री सीमेंट की ओर से आप सभी का स्वागत करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कला, शब्द, साहित्य, संस्कृति और महिलाओं को मजबूत दिलाने की प्रभा खेतान फाउंडेशन की मुहिम अब भारत सहित दुनिया के 40 से भी अधिक देशों, शहरों तक पहुंच चुकी है। फाउंडेशन अपनी भाषा, अपने लोग के मौलिक विचार को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और इस दिशा में कलम के अलावा एक मुलाकात, लफ्ज, आखिर, पोती, सुर और साज, द राइट सर्कल और किताब जैसे कार्यक्रम आयोजित करता है। कलम और हमारे दूसरे ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य लेखक, कलाकार और उनके साहित्य प्रेमियों, प्रशंसकों को से सीधा जोड़ना है। मुझे खुशी है कि आज कलम पटना के इस सत्र में हमारी मेहमान वक्ता हैं अल्पना मिश्रा, जिन्होंने पहले भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। एक सुपरिचित नाम और काशी हिंदी विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री धारी अल्पना जी की पहली कहानी ए अहिल्या हंस के अक्टूबर 1996 में प्रकाशित हुई थी। तब से अब तक आपके 2 उपन्यास, 7 कहानी संकलन, 3 आलोचना पुस्तकें और 1 संपादित संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें उपन्यास अहिल्यारे तलछट में, अस्थि फूल, कहानी संकलन भीतर का वक्त, छावनी में बेघर, कब्र भी, कैद और जंजीर भी, स्याही में सुरखाब के पंख, आलोचना पुस्तक स्त्री कथा के 5 स्वर, सहस्त्रों विखंडित आईने में आदमकर काफी चर्चित रहे हैं। आपकी रचनाएं पंजाबी, बांग्ला, कन्नड़, अंग्रेजी, मलयालम, जापानी और रूसी साहित्य में कई अन्य भाषाओं में भी अनुदित हो चुकी हैं। आपकी कई रचनाएं विभिन्न विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों का हिस्सा है। आपके कामकाज की सूची तो काफी लंबी है, मैं ज्यादा समय न लेना चाहूंगी और एहसास वुमन अनुभा आर्या को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और गुजारिश है कि बातचीत अल्पना जी, आपको पटना में और कलम की इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका उपन्यास पढ़ने का और उस पर बातचीत करने का मौका और अवसर मिला और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रभा खेतान फाउंडेशन का। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपके बचपन से अभी तक की साहित्यिक यात्रा के बारे में। किन किन व्यक्तियों ने, कौन कौन सी परिस्थितियों ने, अनुभवों ने आपको इतना सहज, इतना गंभीर, इतना जिम्मेदार लेखिका बनाया? धन्यवाद। वाकई दूसरी बार यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं देख रही हूँ कभी पहचाने से सब लोग दिख रहे हैं और अन्विता को तो देख कर इतनी खुशी हुई। मैंने कहा एकदम ऐसा लग रहा है बीच का समय जैसे कहीं उड़ गया हो और दोबारा हम वैसे ही मिल रहे हो, तो बहुत सुखद है मेरे लिए आना यहाँ। पिछली बार की तरह ही इतनी सुंदर स्मृतियों से जुड़ना और एक अच्छी बातचीत का हिस्सा बनना। मेरे जीवन के जहाँ से मैंने कविता को पाया तो मेरे घर में साहित्य का माहौल था। आचार्य अजैब शाह द्विवेदी का परिवार मेरा परिवार रहा। मेरे पिताजी के बड़े भाई थे, तो किताबें हम लोगों को खिलौते नहीं मिलते थे, किताबें थी और मतलब अध्यापकों के यहाँ ज्यादातर किताबों का ही चलन होता था, खिलौनों पे कोई नहीं था। तो हम लोग किताबें पहचानना, ये कितनी पुरानी है, ये 20 साल पुरानी है, ये इतनी ओल्ड है, ये उसके जल्द से पहचानते थे कि ये ऐसी खुशबू से बहुत ज्यादा। तो ये सब एक इस तरह का माहौल था आँख खोलते जो हमें मिला।
और उसके लिए मैं बहुत मतलब अपने जन्म को कहती हूँ कि ऐसी जगह जन्म हुआ जहाँ की किताबों की सुविधा थी। अन्यथा मेरे पिताजी एक छोटे शहर में नौकरी करते थे जहाँ किताबों की कोई दुकान नहीं थी। तो ये सौभाग्य था कि वहाँ किताबें थी घर के भीतर और ये लोग किताबों के इतने दीवाने थे। तो पढ़ने का एक रुझान, एक रुचि वहीं से विकसित हुई। लेकिन पढ़ने से समझ तो आती है, बनती है, पर लिखना नहीं होता। लिखना जब तक अपने भीतर की कोई ऐसा संघर्ष ना हो, कोई ऐसे प्रश्न, कोई ऐसी बेचैनी या कोई ऐसा द्वंद, कुछ ऐसा ना हो, तब तक लिखने की तरफ आप कलम नहीं उठाते। तो मैं 9-10 साल की थी तब एक छोटा सा, जिसे मैं अन्याय, अब इस उम्र में आकर मैं कहती हूँ ऐसा भी इतना बड़ा अन्याय नहीं था जिसके लिए कविता लिखी गई, लेकिन उस उम्र में अन्याय की तरह अगर दिखा था, और अगर एक छोटी चीज को बच्चा अन्याय के रूप में पहचान लेता है कि ये हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है, तो ये एक ठीक लक्षण है। ये मैं मानती हूँ कि ठीक लक्षण है कि मैंने पहचाना था। और बहुत छोटी सी बात थी कि हमारी मौसी हमें गाड़ी में छोड़कर चली गई थी, और जो सबसे बड़ी थी मेरी दीदी, उनको लेकर गई थी अपने साथ। और मौसी तो प्रिय सबकी होती ही है। तो हमने ये सोचा कि हम भाई बहनों ने कि हमारे साथ अन्याय किया गया है, और बहुत दुखी हुए क्योंकि वो लोग अपना घंटों घूमे, 1-2 घंटा, और एक कविता सूची, पिंजरे में बंद था पक्षी। और वो कविता जब घर आकर मैंने सुनाई बड़े दुख के साथ, बहुत व्यथित होकर लिखा था। तो मेरे पिताजी बहुत गंभीर हो गए, और उन्होंने इतना ध्यान दिया इस बात पर कि बच्चों के साथ कभी इस तरह की स्थिति नहीं आनी चाहिए कि उन्हें इस तरह के अन्याय का सामना करना पड़े, और वे इतने दुखी हों कि कविता उनके मुंह से निकले। तो मुझे ये समझ में आया कि कविता तो केवल एक माध्यम नहीं, एक हथियार भी है। लड़ा जा सकता है, इससे तो अपनी बात पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि शायद हम ऐसे कहते रहते तो इतना भी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता कि हाँ ठीक है, अगर तुम लोग रह भी गए तो गाड़ी में, तो क्या ऐसी बड़ी बात है। पर जिस तरह से कहा वो इस तरह से पहुंचेगा, ये एक मेरे लिए नया अनुभव था। और वहां से मैंने इसे पकड़ा, तो मैंने एक हथियार की तरह, लड़ाई के अस्त्र की तरह भी पाया कि अपनी बात कहने के लिए सबसे अच्छा माध्यम कविता है, और पकड़ लिया उसे। और फिर एक सिलसिला बनना शुरू हुआ धीरे धीरे कि जब भी कोई बात बेचैन करी, कोई परिस्थितियां पसंद ना आए, कोई चीज अच्छी ना लगे, चाहे वो पूरे समाज में समानता और न्याय के मुद्दे हों, चाहे वो घर के भीतर हो, चाहे कहीं आपस में हो, दोस्तों के बीच हो, लेकिन वो सारी चीजें वो कविता के रूप में आना शुरू हुई। तो शुरुआत कविता से हुई, पर जब मैं और बड़ी और समझदार हुई, धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझे अपनी बात कहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, स्पेस ज्यादा चाहिए। तो कहानी की तरफ आई, कविताएं छप भी रही थी, हंस वगैरह सब में छप रही थी, लेकिन फिर लगने लगा कि नहीं, और स्पष्ट और ज्यादा खुलकर बात कहनी हो, ज्यादा जगह के साथ, तब कहानी में आई। और जब ऐसा लगने लगा कि बात तब कहानी से भी ज्यादा कहनी है, तब उपन्यास की तरफ आई। और इस तरह एक यात्रा बनी धीरे धीरे, जो यहाँ तक लेकर आती है। और बहुत कुछ इस यात्रा में सीखा, जाना, बहुत सारे अपने अंतर्विरोधों से भी मुक्त हुए, बहुत सारी चीजें चली कि एक जो प्रक्रिया थी पूरी यहाँ तक पहुँचने की, उसने बहुत बहुत सिखाया, बहुत मजबूत भी किया। बहुत जगहों पर लगा कि इससे एक ऐसी समझ भी आई, जो गंभीरता की बात है, ये शायद आप इस तरह से टकराते हुए, इस तरह से स्वर देते हुए अपनी जो मत थे, अपनी जो अभिव्यक्तियां थी, उससे शायद ये थोड़ा बहुत खूब। ये बहुत ही अच्छी यात्रा आपकी अभी तक रही है, और हम चाहेंगे कि आगे भी आप अपना गाना बढ़ाती रहें और स्पेस आपको मिले, और हमें अच्छी अच्छी आपकी किताबें पढ़ने का अवसर मिले। तो अक्षी मंच पे 100 बिंग, ये शिष्य बहुत जिज्ञासापूर्ण है, तो इसका अर्थ क्या है और आपके उपन्यास से कैसे जुड़ा है?
हाँ, शीर्षक मेरे हर उपन्यास में या कहानियों में भी बहुत समय लेता है। कहानी तो बन जाती है लेकिन शीर्षक के लिए बहुत, फिर धीरे धीरे करते करते किसी दिन अचानक तो आ जाता है मेरे पास और बन जाता है एकदम से। वैसा ही इसके साथ भी हुआ और वैसे ही पहला उपन्यास जो था अनहारे तलछट में चमका, तो उसके लिए भी शीर्षक के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ा कि कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी पंक्ति जो कि पूरी बात कह सके, जिसमें पूरी बात समाहित हो पर वो इतना भी नहीं खुल रही हो कि शीर्षक से ही पाठक को समझ में आ जाए कि क्या होगा इसमें, ऐसा भी ना हो। वो थोड़ा रहस्य अपने भीतर रखे हो। तो जैसे इसके लिए भी आपने कहा, मुझे अच्छा भी लगा कि ये पूरा रहस्य जगा रहा है, पाठक की जिज्ञासा है। और ऐसा मुझे पेरिस में भी कहा, पेरिस से मौसी गई थी मैं, इसी उपन्यास की चर्चा जो कि अभी आया है, नया उपन्यास है। तो वहां भी लोगों ने ये जिज्ञासा व्यक्त की कि शीर्षक से लगता है क्या होगा इसके अंदर। तो अक्षी है आंखें और मंच है स्टेज। आंखों के स्टेज पर ही तो सारा कुछ हम देखते रहते हैं, इस अपने आसपास के जीवन को, अपने जीवन को, पूरी दुनिया के जीवन को, जो कुछ भी देख रहे होते हैं, तो उस पर ये 100 बिंब है इमेजेस। तो इतनी सारी इमेज जो बनती वो आंखों के स्टेज पे, ये सारे जो नाटक है, सारा जो जिंदगी का नाटक है, वो उसी पर खेला जाता है, वहीं से दिखाई पड़ता है। तो ये था कि दूसरा अर्थ ये था कि जो मुख्य पात्र है, आपने तो पढ़ लिया, नीली का नाम नीली है, पर विडंबना ये है कि उसकी आंखें नीली नहीं है। और ये भी विडंबना है कि उसकी आंखों में रंग ईश्वर ने नहीं भरा है और बीमार आंखें हैं। लेकिन उन बीमार आंखों से वो सारी दुनिया को देख रही है, अपने आसपास देख रही है, सारे समाज को देख रही है। और उसको स्लीप पैरालिसिस के अटैक भी हैं जो बहुत बढ़ गए हैं, तो वो भी एक उसकी परेशानी है। इतनी सारी बीमारियों के बावजूद वो कहीं पर भी अपने लिए किसी भी तरह की कमजोरी या किसी तरह की कुंठा या इस तरह का कहीं एक भी शब्द मैंने नहीं लिखा, क्योंकि इतनी मजबूत वो लड़की है और सारे उसी से ईर्ष्या भी कर रहे हैं। मतलब जो बीमार है, जिसकी आंखों में रंग नहीं, उसे एक तो उसका नाम नीली कर दिया, क्योंकि कभी कभी हरा रंग हल्का आता था जो, और कोई डॉक्टर नहीं उसको, बल्कि डॉक्टर ने तो ये भी कह दिया था कि शायद इसको तो पूरा ही चर्म रोग हो जाएगा, इसको तो क्या क्या हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद वो जूझ रही है, वो जीवन को उस तरह नहीं ले रही है जैसे एक बीमार आदमी को लेना हमारा समाज मानता है कि लेना चाहिए। तो ये जो मानदंड तय किया हुआ है, इसके बिल्कुल विपरीत वो खड़ी है। और बीमार कौन लगने लगता है? जो चारों तरफ समाज है। ये समझ में आता है कि बीमार तो दर्जन वही लग रहे हैं सारे, जिस तरह का उनका व्यवहार है, जिस तरह की उनकी परेशानियां हैं, टकराहटें, वो सब। तो अंततः वो जो डॉक्टर वी सूजा ने दी थी एक डायरी, जिसमें वो लिखती रहती थी जितने भी उसको स्लीप पैरालिसिस के अटैक होंगे वो सब लिखने उसको, तो वो सारा वो लिखेगी। और अंत वो डायरी उसके हाथ से फिसल जाती कि हम, मतलब मैं लिख रही हूँ, मैं अपने को ठीक करना चाहती हूँ, पर ये तो अपने को ठीक भी नहीं करना चाहते। तो यहाँ जाके आयरनी हमारी जो समाज की है वो ये है। वहाँ एक कोशिश थी कि शीर्षक भी उस सारी चीजों को गहराओ, वो आंखों का जो एक रूपक बन रहा है वो इस तरह से भी प्रकट हो। जी, आपका लेखन संपूर्ण मानव कल्याण की बातें उठाता है और एक तरह से देखा जाए तो समाज के लिए एक प्रहरी के रूप में भी आप हैं, आप दिखती हैं। तो ऐसी कौन सी घटना या प्रसंग हुआ कि आपको इस उपन्यास को लिखने के लिए आप प्रेरित हुई या मजबूर हुई? ये पर्टिकुलर नहीं, मैं कहूंगी कि हाँ, क्योंकि घटनाएं बहुत प्रेरित करती हैं और कई बार इतना बेचैन करती हैं कि आपको लगता है कि लिखना ही पड़ेगा, आप कहना पड़ेगा आपको ये चीजें जो नहीं बताई जा रही या ये चीजें लोगों को जानना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे ही आसपास से, हमारे ही समाज से आता है।
जो प्रेरित कर रहा होता है कि नहीं अब कह देना पड़ेगा। तो ये कहानी तो मैं बहुत समय से जानती थी नीली की, लेकिन नीली की कहानी वही नहीं, क्योंकि जब लेखक लिखता है तो वही नहीं रहता, वो पात्र वो घटनाएं वही नहीं रह जाती, बहुत सारी चीजें उसके भीतर वो घालमेल बहुत करता है। असली कैरेक्टर तो थोड़ा सा होता है बाकी सब लेखक उसमें डालता कहीं कहीं और से लेकर चीजें, जैसे जो असली में नीली है उसे स्लीप पैरालिसिस के अटैक नहीं है, वो किसी और को है। पर चूंकि मेरे पास उतनी ही जगह है, उपन्यास का जो शिल्प है उसके भीतर कहनी है बात, और एक पात्र से ही मुझे ये सारी चीजें सिद्ध करनी है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह बड़े जुझारू बड़े हिम्मत वाले लोग रहे हैं। तो वो सब एक साथ धीरे धीरे करके वो आ गए हैं, तो घालमेल करता है लेखक उसमें। क्या था कि कोविड के समय बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी जब मुझे बार बार ये घटनाएं पीछे जाकर याद आ रही थी कि ऐसा होता था, जैसे उसमें एक पीछे छूटा हुआ समय है जिसकी बात बार बार के। खाली यही नहीं है कि हम अपने बचपन को भूल गए हैं, उस सौहार्द को भूल गए, वो जो आपसी प्रेम था उसको भूल गए हैं, वो जो इतनी जिसको हम कहने में तो कहते रहते हैं कि बहुत सबसे सुंदर चीजें सबसे अच्छी चीजें, पर असल में भूल रहे हैं। तो उसको भी कहीं याद दिलाना है कि हम ऐसे नहीं थे, और बार बार नीली की ये कोशिश है कि वो कहे कि हम ऐसे थे नहीं, हमने ऐसा बचपन थोड़ी जिया था, हमने तो बड़ा सुंदर बड़ा प्रेम से भरा हुआ, एक दूसरे के दुख में आंखों में आंसू आने वाला ऐसा बचपन जिया था, और हम ये कहाँ आके खड़े हैं। तो ये हम सब मनुष्यों के लिए है कि हम कहाँ चल के कहाँ पहुंचे हैं, जहाँ की हम भूल गए कि हम पहले कैसे थे। और दूसरा कि एक ऐसा समय भी है जहाँ लगातार छोटे शहरों में तो ये एकदम तय है कि एक चीज जाएगी, आतंक से भरी हुई दूसरी चीज प्रवेश करेगी। मतलब ठक्कर कोसवा गया, ठक्कर कोसवा जो वो पकड़ता था बच्चों को, और वो गया, उसका आतंक खत्म हुआ, तो एक दूसरा गैंग सक्रिय हो गया। ठक्कर कोसवा तो बच्चों को पकड़ता था, लेकिन मुड़ कटवा जो आया वो गला ही काट देता था। तो डर का जो है वो क्रम एक श्रृंखला से बनी हुई है कि वो शहर को कभी आम जो आदमी उसको शांति से बैठने ही नहीं दे रहा, और हमेशा डरा हुआ है कि अब उससे मुक्ति मिली थी, वो पकड़ा वकड़ा जो भी हुआ वो खत्म हुआ मामला, ये आ गया एक चोरों का गैंग, ये घर में घुसकर सीढ़ी काट देता है। तो लगातार एक आतंक में जीने का जो ये अभ्यास कराया जा रहा है, तो हमारे पास तो शांति नहीं, चैन ही नहीं है। तो ये भी कहीं था कि यातना के ये कैसे प्रसंग है कि जो जिनकी जरूरत कहीं समाज को नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए, पर वो हैं, आते हैं, और वो आते हैं तो उनसे लड़ने का जो तरीका है वो कितना सामूहिक है वो भी भूल गया है, वो भी हमारी स्मृतियों से चला गया है कि सामूहिक तरीके से मुकाबला कर लेते थे। जब ऐसी घटनाएं आती थी कि कहीं इस तरह या किन्हीं गाँव में ऐसे चोर घुस आएंगे या डाका पड़ेगा, तो मिलकर मुकाबला करते थे, वो चीजें भूल गई हैं। तो वो भी एक कोशिश है कि याद करो हम सब कैसे मिले हुए थे। और आखिरी में वो कहते हैं ना कि एक पत्र जो नहीं लिखा गया, और लिख लिख के नाम को काट देती कि भाई नाम लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, किसके नाम ये पत्र लिखा जाए। तो ये सारी चीजें हमारे समाज का हिस्सा है, सब हम देखते हैं। और कोविड के समय तो वो चीजें बहुत याद आई, क्योंकि चारों तरफ हमारे जिस तरह की दुखद स्थितियां थी, ऐसे मृत्यु का जैसा तांडव था, तो वो सब पुराना समय, वे लोग, वो सारी चीजें याद आती थी। और फिर एक बार कहीं लगता था कि हम शायद उस पुराने समय को पकड़ लेंगे। पुराने समय से मतलब आप विज्ञान या टेक्नोलॉजी से दूर नहीं हो, बल्कि आप उस जो एकता और जो सौहार्द था उससे जुड़े, अपने भीतर के, और जो अपने भीतर का पुराना समय था उसको लेकर आए, ना कि ये जो पिछड़ापन है वो नहीं चाहिए। इस चीज की जी बिल्कुल। और इसी संदर्भ में आपकी कुछ पंक्तियां इस किताब से जो मैं पढ़ना चाहूंगी, और जिसे मैंने बहुत बार पढ़ा, और इन पंक्तियों ने मुझे बहुत एक तरह से बहुत साहस भी दिया। तो ऐसे ही हैं ये पंक्तियां। हर परिस्थिति के भीतर एक राह होती है, कहीं कहीं से उसकी पगडंडियां दिखती हैं, उन्हें देखते ही पकड़ लेना होता है। पगडंडी
जेंडर नहीं जानती, वो सिर्फ पैरों को जानती हैं। पर जिनमें हौसला भरा होता है या इन्हीं हौसलों को तोड़ने की कोशिश होती है, उन्हें तोड़ती कोशिशों के विरुद्ध तन कर खड़ा होना होता है। ये पंक्तियां इतना साहस भर देती हैं, इसे मैंने बार बार पढ़ा, जैसे मैंने आपको अभी कहा। और सबसे खूबसूरत बात जो इसमें आपने कही है, इसमें अपने मनुष्यता को महत्व दिया है। तो इसके बारे में आप विस्तार से और कुछ रोशनी डालें। मनुष्यता और विजडम हम स्त्रियों के लिए भी, ये दो चीजें मैं कहती हूँ कि मनुष्यता की वो छतरी है जिसके नीचे हम स्त्रियों को भी, सब सारे पुरुषों को भी उसके भीतर ले आना है, ना कि सिर्फ स्त्रियों को। यही वो छतरी है जिसके भीतर सब आ सकते हैं और सबको आना है। तो वैसे ही विजडम है कि आप बुद्धिमत्ता से ही चल सकते हैं। विवेक बुद्धि के बिना आप स्वच्छंदता नहीं चाहिए। एक संतुलित और सुंदर समाज चाहिए जिसमें सबके लिए समान अधिकार, सबके लिए न्याय, सबके लिए जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी होने की का स्पेस बना रहे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, और दूसरी क्या, इस तरह की पंक्तियां जो है वो इसे लिखते हुए बार बार चमक उठती थी। बहुत सी ऐसी पंक्तियां आती बीच बीच में, अपने आप आती थी, बड़े अनायास तरीके से। पाँव आगे की तरफ होते हैं। ये हालांकि मेरे पिताजी इतनी बार कहा करते थे कि चुड़ैलों के पाँव पीछे होते हैं पंजे, क्योंकि वो भूत हैं, वो वर्तमान नहीं है हमारा, और वो भविष्य नहीं हो सकती, क्योंकि भविष्य की तरफ वो देखते नहीं। मनुष्य के पंजे आगे की तरफ होते हैं क्योंकि वो भविष्य की तरफ चलता है। तो ये मेरे पिताजी कहा करते थे। वो अनायास जो पिता वाला प्रसंग आता है, तो अनायास ये बात आती है कि अपना पंजा वो देखती है कि मेरा पंजा तो आगे है, तो मुझे भविष्य की तरफ देखना है, अतीत की तरफ नहीं देखना है। तो अतीत से यहाँ वही है कि रुकी हुई ठहरी हुई चीज में नहीं जाना है, बल्कि हमें आगे की तरफ देखना है, जो भविष्य को हमारे सुंदर, अच्छा, बेहतर बना सके। बिल्कुल, आपसे बातचीत करके एकदम लगता है कि नीली का कैरेक्टर बहुत कुछ आपसे मिलता जुलता है। इस उपन्यास में और कौन सा पात्र है जो आपके दिल के करीब है और आपको वो अच्छा लगा, और उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी नीली के अलावा? एक लड़की आती है, छोटी सी टीनेजर, जो आज का यूथ है, बड़ा भटका हुआ सा। वो सब कुछ अच्छा करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं करना चाहता, पर उसे ये नहीं पता है विजडम। इसलिए मैंने कहा कि विजडम बहुत जरूरी चीज है, कि कितना सही है और कितना ठीक नहीं है, कितना उसके लिए ठीक नहीं है। वो जिंदगी कोई खिलौना नहीं है कि उसे बस धन है तो खेला और निकल गए, ऐसा नहीं होता। जिंदगी में बहुत सारे इमोशंस भी हैं, बहुत सारे रूप हैं उसके, तो ऐसे आप नहीं चल सकते। तो ये वो लड़की का जो कैरेक्टर है, वो इतने ऐसे बच्चों को मैंने देखा और मुझे लगा कि बच्चे, बार बार मैं लिखती हूँ कि वक्त का एक वक्फा छूट गया है, जैसे कि यहाँ कैसे पहुंच आए हैं कि ऐसा हो रहा है कि वो बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, लेकिन बॉयफ्रेंड के प्रति कोई कंसर्न नहीं है। कमिटमेंट तो बड़ी बात हो गई, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक खिलौना है, मनोरंजन है वो, और इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका क्या होगा। और खिलौने के साथ क्या होता है, आपको थोड़ी देर बहुत प्यारा लगता है, फिर जी उठ जाता है, फेंक देते हैं, तो वो वाली चीज है। और वो इतनी प्यारी लड़की है, बाकी हर तरह से वो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। तो मुझे वो कैरेक्टर, उसको मैं लिख पाई, बहुत चैलेंजिंग था कि उसको ऐसे दिखाऊं कि लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको ये बोध क्यों नहीं आ रहा है, वो क्या चीज है जो जिसने इसे इस तरह से बदल दिया है कि इतने सारे चैट अवेलेबल हैं, इतने सारे वो ग्रुप्स अवेलेबल हैं, ऐप हैं इतने सारे, जो कि लड़का लड़की को आपस में वो पसंद कर ले रहे हैं। और एक माँ का कैरेक्टर है, माँ जो है वो अलग ही उसमें रहती, उनका अलग ही है, पूरा अलग दुनिया बनाए हुए, और उनको सब वो तरीके आते हैं। और माँ एक जगह आकर सत्ता का प्रतीक बन जाती है, क्योंकि जिसके पास भी मालिकाना हक होगा उसके भीतर सत्ता की प्रवृत्तियां आ जाएंगी। तो वो उस वक्त वो एकदम से स्त्री नहीं लगती, बिल्कुल, और एकदम से सत्ता का, और वो बिल्कुल वहां आ जाती है जहां सारे उनके नौकर हैं। तो
वो भी एक चैलेंजिंग था कि उनको बचाना भी है कि हर जगह वो ऐसी नहीं है, हर जगह वो मालिक नहीं है, लेकिन वो हैं, वो कई जगह वो उभर आता है उनका कि मेरी पैसे से तो सब ठाट से रह रहे हैं, तो मैं ही हूँ, और जब मैं हूँ तो वो सब, फिर तो वो कुछ भी नहीं देखना है कि दामाद उन्हें बहुत प्रिय था कि कौन कि किसको चोट पहुंचेगी उनकी इस बात से, इससे भी कोई नहीं। मालिक थोड़ी ध्यान रखता है कि नौकर को कितनी चोट पहुंची है, तो यहाँ पहुंच जाती हैं, पर उनको भी बड़े करीने से ले जाना था क्योंकि वो कहीं भी फिसल सकती थी। और पर उनका भी कैरेक्टर बड़ा कई जगह बहुत हंसी भी आती है कि वो कैसे ऐसी होती चली जाती हैं, और जैसे ही उन्हें कोई आता है उन्हें अभिनय करना होता है, चादर उठ के ले जाना उनके लिए। हाँ, और जैसे ही कोई ऐसी बात आती है जिसमें उनको अपना मत देना है, अपनी बात कहनी है, उनसे राय मांगी जा सकती है, वैसे ही वो तुरंत कंबल ओढ़ कर तो ये सारी नाटकीयता के गुण भी उनके अंदर हैं। तो ऐसे भी चरित्र, ऐसे कैरेक्टर हमारे आसपास बहुत हमें मिलते हैं, जिनको ऐसे जब आप इसको पढ़कर देखेंगे तो एकदम से पहचानेंगे कि हाँ ऐसे होता तो रहता है। तो इसी तरह से हमारे बिल्कुल आसपास से चीजें आई हैं। परिवार की अवधारणा हर व्यक्ति के लिए अलग है। इस उपन्यास में जो परिवार है जिसका आपने वर्णन किया है उसके बारे में दरअसल इसमें जो परिवार है उसमें एक बेरोजगार भी है लड़का, जिसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए हैं, लेकिन अब नौकरी नहीं, वो कर ही नहीं पाते हैं नौकरी। अब ऐसे भी कैरेक्टर हैं हमारे समाज में जिनको नौकरी करना बड़ा जिनके लिए मुश्किल है, तो अब नौकरी नहीं करते हैं, और एक लड़का जिस तरह का मानदंड है हमारे समाज का, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और उसको मतलब बड़े दयनीय स्थिति में रखते हैं, उसकी हालत बहुत ही, और आखिरी तक लगता है कि यही वो व्यक्ति है जो भाग जाएगा घर छोड़ के, पर भागता कोई और है। ये मैं नहीं बताऊंगी, इसके लिए आपको उपन्यास पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब नीली भी चौंक जाती, नीली को भी लगता है कि वही भागे होंगे, पर वो लड़की भी नहीं भागती। तो ऐसे है क्या कि जरूरी नहीं है कि परिवार के भीतर इतनी तरह के चरित्र हों ही, कभी हो भी सकते हैं, पर मेरी चूंकि मुझे कई तरह के कैरेक्टर्स दिखाने थे, तो मैंने सबको इतने निकट किया कि मेरे पाठक को ज्यादा परेशानी नहीं हो, कि इतना बिखरे नहीं कि वो फिर लिंक करने में ही उसको दिक्कत हो कि इतने ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, वो कहाँ गए। तो एक परिवार के भीतर आ जाते हैं तो सारे पहचान में आते हैं, और सारे मतलब ज्यादा भटकने की या ज्यादा उसे उलझने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे ख्याल में आपने जब पढ़ा होगा तो लगा होगा कि हाँ ये सारे हैं, आसपास ही हैं। तो ये भी एक कोशिश थी कि बहुत बिखर ना जाए कहानी, क्योंकि कैरेक्टर बहुत हैं, छोटी छोटी बहुत सारी कहानियां सबके साथ जुड़ी हुई हैं, उन सारे कैरेक्टर्स के साथ। इस कहानी में आपने हर बात को बहुत समेट के बहुत अच्छे से किताब लिखी, मतलब मुझे तो लगता है कि एक तरह से रेफरेंस बुक है जीने के लिए। सो तो ये भी बात है कि उसमें मैंने लिखा है, पता नहीं ऐसी बात कि कहाँ से मुझे उस वक्त लिखते वक्त आते थे कि समय की गढ़ंत बहुत कठोर होती है, बड़ी निर्मम होती है, वो गढ़ती है, और गढ़ते गढ़ते वो आदमी को क्या से क्या बना देती है, और फिर वो नीली देखती है अपने को कि कहीं मुझे भी तो नहीं गढ़ दिया है, और मैं भी बदल चुकी हूँ। तो और वो उठकर जाती भी है उस क्षण की, लेकिन तुरंत से सारा एहसास कराया जाता है कि परिस्थिति कुछ और है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी भी चीजें आती हैं। तो परिवार ऐसा जरूरी नहीं कि हो, लेकिन परिवार का जो एक मानदंड तैयार किया गया है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, बहुत तरह का हो सकता है, और उसके भीतर दिखता जरूर है कि ऊपरी तौर पर कि ये पति पत्नी और बच्चे, लेकिन हो सकता है कि उनके भीतरी संसार में बहुत सारी हलचल हो या कम हो, या बहुत सारी टूट फूट हो या कम हो। तो इस तरह से ये एक मानदंड पे हम नहीं रख सकते कि बिल्कुल ऐसे ही होगा, और ये परिवार तो अनोखा है। But you can relate to it. हाँ, ये परिवार ऐसा है कि हर तरह की चीजें इसमें मिल रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपने लिए कोई एक चीज के साथ रिलेट कर लेगा कि ऐसा हमारे साथ वाला ऐसा है। जैसे मुझे अभी किसी ने मुझे लिखा
कि मेरा वाला जीवन यहाँ इससे जुड़ता है। तो इस तरह कोई रिलेट किसी से करेगा, कोई उनसे करेगा जो बेरोजगार है, उनसे भी कर लेगा कि वो भी परिवार के भीतर ही उनके रोजमर्रा के पत्नी कैरेक्टर और बच्चे हैं। तो जिंदगी की ये जो है, हाँ, तो ये बिल्कुल इससे बहुत लोग रिलेट कर रहे हैं और आ रही है ऐसी प्रतिक्रिया मेरे पास आ रही है। तो लेखन के दौरान कोई विशेष चुनौतियां आई और आपने इससे कैसे निपटा? हाँ, जब आप एक लेखक हैं और एक स्त्री भी, तो चुनौतियां आती हैं। मतलब सहज रूप से आपको स्वीकार नहीं किया जाता कि आपने भी वो बातें कह रही हैं जो अब तक पुरुषों का अधिकार था। समझा जाता था कि बुद्धिमत्ता के सारे क्षेत्र उधर ही होंगे और स्त्रियां जो कहेंगी वो ज्यादातर थोड़ा बहुत घरेलू बातें कह लेंगी, थोड़ा इस तरह से, तो वहां तक तो उनको जगह दे दी जाएगी, लेकिन नहीं, बड़ी बातें नहीं कहेंगी। तो यहाँ चुनौती आती है और शुरू में तो बहुत ज्यादा आती थी, अब तो स्वीकार कर लिया लेकिन शुरू में तो बहुत दिक्कतें आती थी। दूसरी क्या है कि अगर स्त्री हैं आप और भाषा के वेरिएशंस रचते हैं, क्योंकि पुरुष लेखकों ने बहुत रचे हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक जिन्होंने भाषा को नया किया है, लेकिन जब स्त्री करती है तो उसकी भाषा में बात करना नहीं चाहते। तो मैं भाषा के साथ बहुत प्रयोग करती हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है और मैंने अब तक पाया है कि पाठकों ने भी इस चीज को बहुत मजे में लिया है, आनंद उठाया है इसका, चाहे वो अनिहारे तलछट में चमका हो, चाहे जब इसमें एक चैप्टर आता है जब शाम हो रही है तो मैं कहती हूँ अंधेरा शाम के छुटपुटे में दर्द उभरता, तो मुझे बहुत मजा आता है ऐसा कहने में। तो पाठक भी मेरा बहुत रिलेट करता है कि मतलब दर्द भरत तो मनुष्य की तरह जा रहा है, धीरे धीरे तक मतलब तो धीरे धीरे जा रहा है, तो धीरे धीरे शाम उतर रही, बस कहना इतना ही है। तो उसे भी नहीं जल्दी स्वीकार करते हैं और शुरू में ये दिक्कत आती थी कि मैं शिल्प में भी मैं तोड़फोड़ कर देती हूँ, क्योंकि जैसा बन रहा होता है, क्योंकि हमें तो जीवन दिखाना है, तो जीवन में जैसा आ गया, तो वो इसको भी बहुत जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाती कि कोई स्त्री शिल्प भी बदल देगी। तो मैंने तो अपने पहले उपन्यास से शिल्प में काफी बदलाव किए। तो ये भी इस तरह की चुनौतियां आती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें स्वीकार करते हैं। महादेव वर्मा को भी तो स्वीकार किया स्वीकार कर लेते हैं, कृष्णा सोस्ती को स्वीकार किया, बहुत से लोगों को स्वीकार किया। तो दिक्कतें आती हैं, शुरू में कहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब होता है, लेकिन आलोचना भी होती है। लेकिन जो उसे पार कर जाता है उस स्टेज पे रुकने की बहुत संभावना होती है, क्योंकि वो कोशिश ही होती है रोकने की एक तरह से। अगर आप वहां रुक जाते हैं तो फिर आप वहीं रह गए, लेकिन अगर आपने पार कर लिया, आपने नहीं सुना, वर्जिनिया वुल्फ की एक बात है ना कि गाली का उत्तर देने, अगर गाली देने के लिए रुकोगी तो हार जाओगी तो रुकना नहीं है, आपको क्यों ही गाली का उत्तर गाली में देना है और क्यों ही आप उसमें उलझ करके अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी एनर्जी लगाएं। बेहतर हो कि आप अपना काम करने में उसे लगाएं। तो यही रास्ता मैंने लिया और काम किया और अंततः स्वीकार किया ही तो ये होता है, थोड़ा समय लगता है। ये साहस आपका सेना से भी आप जुड़ी हैं तो उसका भी इंसान जरूर रहा होगा। हाँ, मेरी एक कहानी सेना पर है, छावनी बेघर। तो हाँ, वहाँ से मुझे, मैं कहूँ कि साहस तो मुझे अपने घर से मिलता है, मेरे पिताजी से मिलता है बचपन से। तो क्योंकि वो बहुत इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करते थे, बल्कि कई बार वो भूल जाते थे कि हम लोग लड़कियां हैं और एक छोटे शहर में रहते हैं। तो मेरी माँ याद दिलाती थी कि अभी ये लड़कियां हैं, आप ऐसे कह रहे हैं, ऐसे तो लोग लड़कों को भी नहीं कहते। पर मेरे पिताजी एकदम जूझने वाले आदमी थे और बहुत बहुत ही न्याय प्रिय, उस तरह के बड़े दृढ़, बिल्कुल। तो वो एक कहीं लिखते हुए उनकी कुछ बातें, हाँ, जैसे आपकी ये जो पंक्तियां हैं मैं पढ़ना चाहूंगी। हारे हुए के साथ खड़ा होना कई बार कितना जरूरी होता है, या हारे हुए के साथ खड़ा होना हार जाना होता है, या हर बार हार जाना नहीं होता। ये पंक्तियां दर्शाती हैं कि आप एक आम आदमी के साथ अक्सर उसकी आवाज बनकर उसके साथ रहती हैं,
ये आपने क्यों चुना? क्यों नहीं आप भागती जिंदगी में आगे बढ़ी और आप पीछे छूटे लोगों का साथ क्यों ज्यादा देती हैं? हाँ, क्योंकि साहित्य का तो काम ही यही है। मैं कहूँगी कि एहसास वुमेन भी तो यही कर रही है। तो हम सब जब किसी कंसर्न के साथ आते हैं और विजडम के साथ आते हैं, तो स्त्रियां जरूर ये ध्यान रखती हैं कि उन्हें किसके साथ खड़ा होना है। तो ये हारे हुए के साथ खड़ा होना हमेशा हार जाना तो नहीं है, कई बार उन्हें भी साहस देना और अपने लिए भी साहस पाना है। तो ऐसा भी होता है और मैं उनके साथ इसलिए भी हूँ क्योंकि साहित्य की आवाज, ये साहित्य बने हुए या बहुत धनी लोगों के साथ उसमें होने की उस तरह से जरूरत नहीं, वहां भी है समस्याएं, लेकिन वो छूटे हुए पिछड़े हुए जो वंचित हैं, जो निराश हो रहे हैं, वो उनकी आवाज बनकर भी आता है। तो वहां उसको भी लाना है और बाकी सारी दुनिया को भी देखना है, लाना है। तो मेरी कोशिश तो होती है। अल्पना जी, आपने 2018 में जापान की यात्रा की थी, जो एक साहित्यिक यात्रा थी। हमको जानना चाहेंगे उन अनुभवों के बारे में जहाँ पर आपकी किताबों का ट्रांसलेशन हुआ और उस पर बातचीत हुई। तो ये अनुभव कैसा रहा, ये आप हम लोग के साथ शेयर करें। और एक और बात मैं पूछना चाहूंगी कि आपके मन में होता है कि आप किसी के काम को, जैसे जापान के किसी उपन्यास को हिंदी में ट्रांसलेट करें या बाकी किसी कल्चर के उपन्यास को जो आपको बहुत प्रिय है, हिंदी में ट्रांसलेट करिए, जो कि हम पाठकों के बीच में आए और उसका आनंद ले सकें? हाँ, कभी ऐसा मौका मिला तो मैं बिल्कुल करूंगी। और क्योंकि होता क्या है कि हम हमेशा दूसरे स्तर पर पढ़ पाते हैं। जापानीज आती नहीं तो सीखा, एक आध वाक्य बोलना सीखा मैंने, लेकिन उसको जापानीज आना तो नहीं कहेंगे, तो आती नहीं है तो आप उसको जो मेन मूल टेक्स्ट है उसको नहीं पढ़ पाते हैं, आप इंग्लिश में ट्रांसलेटेड चीजें पढ़ते हैं इस तरह से। और फिर आप अगर हिंदी में आते तो वो तीसरे स्तर पर हो जाता है। कई जगह ऐसा हो रहा है, खासकर अब जो मैं देख रही हूँ, वो तो खैर अनुवाद उसमें कई बार तो वो तो उतनी मतलब ठीक है, उसका सहयोग लेना तो ठीक है, लेकिन इस हद तक भी लेना नहीं ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा वहां भी। तो लेकिन अब जो ये हो रहा है, जैसे मेरी किताबें जो ट्रांसलेट हो रही हैं वो सीधा जापानीज, सीधा हिंदी से जापानीज में, उसमें इंग्लिश बीच में नहीं, तो ये ज्यादा बेहतर स्थिति है। अब अगर ऐसी स्थिति बनती है या मुझे कोई भाषा थोड़ा और आ जाए तो शायद ये संभव हो पाए, पर कुछ तो बहुत अच्छा उनका साहित्य है जिसे पढ़ा जाना चाहिए। जैसे मैं हमेशा हारुकी मुराकामी की बात कहती हूँ, डिस्टेंस डजंट मैटर, तो दूरी कोई मान तो नहीं रखती, असल चीज तो है कि आपके मन का भाव अगर मिल रहा है तो दूरी क्या चीज है, कुछ नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज, बहुत अच्छे उनके पास उपन्यासकार हैं, दुनिया का पहला उपन्यास भी उनके पास है, तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा और इतना बढ़िया उन लोगों का आयोजन होता था, कई शहरों में हुआ, इबाराकी में, ओसाका विश्वविद्यालय में, तो मुझे बीच में इन लोगों के सारे कार्यक्रम के बीच से मेरे अपने छात्रों से परिचय कराने के लिए समय मांगा, तो मुझे तो अच्छा ही लगता है सबके बीच जाना, तो मैं एकदम तैयार हो गई। लेकिन मेरे जो आयोजक थे उन लोगों ने, मैंने देखा कि उन्होंने पूरी एक फाइल बनाई, मुझे उसमें से इतना कट करके मेरा टाइम निकाला, तो मुझे लगने लगा इन लोगों को मैंने परेशानी में डाल दिया। पर वो भी अनुभव बहुत अच्छा था। हाँ, काफी बच्चे हिंदी सीख रहे हैं और उन लोगों ने मुझसे बड़े सवाल किए हमारे भारत को लेकर के। और जो मेरे साथ कार्यक्रम होता था उसमें बहुत ही बढ़िया ऐसा होता था कि उन्होंने कुछ मेरी कहानियों के अंश चुन के रखे हुए थे और कहानियां लगभग सारी उन लोगों ने जापानीज में ट्रांसलेट कर ली हैं, तो एक बुकलेट सर्कुलेट की जाती थी जो लोग आते थे उनके लिए, हर जगह ये मैंने देखा, टोक्यो में भी, कुमामोटो में भी। और साथ में क्या होता था कि मैं वो अंश हिंदी में पढ़ती थी और वो उनमें से जो मेरी ट्रांसलेटर थी वो जापानीज में पढ़ती थी उसे, और उसके बाद जो क्वेश्चन आते थे वो जापानीज में आते थे और फिर वो हिंदी में ट्रांसलेट करती थी
और ये इतना मतलब शुरू में मुझे लगा कि शायद ये बहुत बांध ना पाए ये तरीका, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो इतना बढ़िया हो गया, इतना इंटेंस होने लग गया, बहुत ही बढ़िया रहा। तो टोक्यो में भी ऐसा ही था और एक घंटे की उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेरे ऊपर दिखाई। वो हर जगह दिखाते थे, वो पीछे चलती रहती थी और वो भी एक बहुत की मेरे बचपन की भी वो काजल दाई हुई छोटी सी बच्ची ऐसी ऐसी तस्वीर भी आती रहती पीछे। तो वो यात्रा जो मेरी थी, तो छोटी गोलू मोलू बच्ची एकदम ऐसे देखती हुई आंखें फाड़े दुनिया को उस तरह से लेकर के अब तक की, तो बहुत अच्छा उन लोगों ने बनाया था खुद ही। मतलब मेरा उसमें कुछ भी उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, खुद से सारी चीजें निकाली, तो ये सब बहुत ही अच्छा अनुभव था। और आखिरी दिन वहां पर उनके 80 के दशक की बहुत मशहूर लेखक हैं हिरोमी ईटो। तो हिरोमी ईटो ने मुझसे संवाद किया और बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। हिरोमी ईटो को मैंने पढ़ा था, पर देखिए कितना फर्क है कि जब हिरोमी ईटो आई तो उनके पब्लिशर की तरफ से उनका सारा साहित्य इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर के मेरे लिए लाया गया। लेकिन हम हिंदुस्तान में ऐसा सोच ही नहीं सकते कि ऐसा हो जाए। काश कि ऐसा हो कि हमारी चीजें ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप ऐसे क्यों नहीं देखते कि आप तुरंत उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनको भी उपलब्ध करा दें। और उन्होंने मुझे उपलब्ध कराया। मैंने कहा वाह, उन्होंने बताया कि पब्लिशर की तरफ से। मैंने कहा वाह, पब्लिशर इतना अलर्ट है और तो ये सब भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो उनके साथ भी बहुत ही हिरोमी ईटो की कुछ चीजें इतनी प्रसिद्ध हुई थी 80 के समय, बहुत पॉपुलर रही हैं वहां पर। वो भी एक बहुत बढ़िया सेशन था, बहुत मजा आया था। वो इतनी तैयारी करके आई थी जैसे आपने इतनी सारी तैयारी की हुई। नहीं, तो ये एक बड़ा अच्छा आइडिया है प्रभा केतन फाउंडेशन के लिए कि हम इस तरह का एक कार्यक्रम करें जहाँ पे मुझे एक इंटरप्रेटर हो और विदेश से बुलाया जाए और इस तरह का कार्यक्रम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। आप बुलाइए यूको तवाड़ा से भी मेरी यहाँ जब दिल्ली में भी जापान फाउंडेशन में जब कोई जापान से आता है, यूको तवाड़ा आई थी। यूको तवाड़ा को मैंने बहुत अपने ग्रेजुएशन वगैरह के टाइम में पढ़ा था और जब वो आई तो मुझे पता नहीं था कि हम ही दोनों को बातचीत करनी है तो मैंने कहा वाह क्या मजेदार ये रहा। तो ट्रांसलेटर थी जो हमारी हम दोनों की बातचीत को, हम दोनों के लेखन से क्वेश्चन वही करती थी और हम दोनों ही जवाब देते थे कि वहाँ क्या अंतर है और वहाँ क्या अंतर आया है और हमारे और उनके लिटरेचर में। अंकिता जी को मैं बोलूंगी कि इसका नोट बनाएं। मैं आपसे आखिरी बार आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपने पसंदीदा अंश या चैप्टर को इस किताब से हमें पढ़ के सुनाएं। और इसके बाद हम लोग अपने ऑडियंस से सवाल लेंगे। पांचवा दिन मेनू जी का आना। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मजा आएगा, इसको सुन करके अच्छा लगेगा। हालांकि इसमें एक ऐसा शब्द आया जो पहले हिंदी साहित्य में इससे पहले नहीं आया, मेटाफिजिकल सुसाइड। तो ये लाने की कोशिश है कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। मेनू जी एक लहर की तरह दाखिल हुई, सुगंधित और सुंदर रंगों से भरी। किसी ने उनके आने की उम्मीद नहीं की थी। वे रिश्ते में श्यामा की चचेरी देवरानी लगती थी और किसी शहर के दूसरे हिस्से में रहती थी। श्यामा ने कहा था कि वे तो खुद ही शोक में होंगी, तो हमारे शोक में क्या आएंगी। कुछ महीने पहले ही उनके पति का देहांत हुआ था, वह भी कोविड की तकलीफदेह स्थितियों, हॉस्पिटल और ऑक्सीजन से जूझते हुए। काफी दिनों तक लोग उनके यहाँ शोक प्रदर्शित करने इस डर से नहीं गए कि कहीं जाने वालों को कोविड न लग जाए। तो उन्होंने अपना शोक अपने बच्चों के साथ अकेले ही कैसे झेला, कोई इसका गवाह ना बन सका। लोगों के पास उनके बारे में जो कहानियां थी, पता नहीं वे कहां से चलकर लोगों तक पहुंची थी। मसलन लोगों से पता चल रहा था कि कैसे उनके पति के शव को अस्पताल वालों ने नहीं दिया, कैसे विद्युत शवदाह गृह में उनका दाह संस्कार हुआ, कैसे बेटे को बुलाया गया अस्पताल, कैसे वही अकेला शव के पास रहा, कैसे पूजा वगैरह करने के लिए कोई पंडित तैयार ना हुआ।
पता नहीं पूजा हुई भी कि नहीं। यहाँ थोड़ा संशय था। कोई कहता हुई थी, कोई कहता मेनू जी झूठ बोलती हैं, कोई पूजा हुई ही नहीं। कोई यह भी कहता कि मेनू जी ने खुद ही पूजा कर डाली। जो भी हो, मेनू जी साक्षात सामने खड़ी थी। मेनू का नाम उनकी बड़ी बहन रेनू के नाम पर तुकबंदी करते करते बन गया था। अब तो लोग ये भूल चुके थे कि इस नाम की जड़ में किसकी तुकबंदी थी। बल्कि कभी कोई उनके नाम पर जरा सा हैरान हो जाए तो देखिए कैसे कैसे मायने खुलने लगते थे। जैसे किसी ने बताया कि उनके माँ बाप एक होटल में खाना खाने गए थे। वह होटल का मेन्यू कार्ड ले आया। तब मेनू जी छोटी बच्ची थी तो वे लगी मेनू मेनू करने, माने कि वही कागज छीनने झपटने जिस पर होटल का सारा खाना दर्ज था। तो इसी घटना पर उनका नाम ही मेनू पड़ गया। कुछ लोग मूल शब्द से जोड़कर इसकी व्याख्या चंद्रमुखी होने की तरह करते और बताते कि कैसे मूल शब्द को बिगाड़ कर उस कस्बे के लोगों ने मात्रा परिवर्तन कर मेनू बना दिया। कुछ लोग मेनू की जगह मीनू कहकर नाम रखने वाले की गलती सुधारने का प्रयत्न भी करते, मगर दिक्कत तब हो जाती जब मेनू जी खुद ही इनकार कर देती। उन्हें अपना नाम इसी रूप में पसंद था। जी उनके परिवार के सदस्यों के नाम के साथ जुड़ा था, जैसे बलवीर जी या मिट्ठू जी, ये लोग उनके छोटे भाई थे। और जैसे कि उनके पिता चंद्रबदन जी। वही मेनू जी अंदर घुसी तो खुशबू के साथ छम छम की आवाज आई। मेनू जी की चाल में नजाकत थी। शायद उन्होंने घुंघरू वाली पायल पहनी थी। वही घुंघरू छमछमा रहे थे। यह छमछमाहट किसी कोकल कंठी के शोक गीत की तरह रह रह कर बज रही थी। मुझे घुंघरू की आवाज हमेशा गाय गुरु की याद दिलाती थी। उनके पैरों में बंधे घुंघरू से उनका मालिक जान जाता था कि वे कहाँ हैं, कितनी दूर निकली हैं, और उन्हें पकड़ लाता था। घुंघरू को हमेशा मैंने एक निगरानी यंत्र की तरह पाया था, इसलिए इतनी कोकिल कंठी का यह शोक कुछ अटपटा सा लगा। श्यामा आवाज सी खड़ी थी। अपने आप पर उसका भरोसा हल्का सा हिल गया था। माँ अचानक उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गई, जैसे कि उन्हें अब अपना पार्ट खेलना था और वे तैयार थी। माहौल कुछ अजीब हो गया था, इसलिए नहीं कि मेनू जी आई थी, इसलिए कि मेनू जी जिस तरह आई थी। मेनू जी ने पूर्ण मेकअप किया था। बड़ी बड़ी आंखें काजल और मस्कारा वगैरह से और अधिक सुंदर लग रही थी। माथे पर छोटी कथई बिंदी चमक रही थी। होठों पर साड़ी से मैच करती गुलाबी लिपस्टिक लगी थी। शिफॉन की गुलाबी रंग वाली नई और महंगी साड़ी से सज्जित मेनू जी गले में सोने की लंबी मोटी चेन लटकाए अपनी ही अदा में लचकती सी अंदर घुसी थी। श्यामा अपने अवाकपन से बाहर निकलती इससे पहले ही मेनू जी अदा पूर्वक चलकर माँ के गले में दोनों बाहें डालकर दुलार प्रदर्शित करती हुई बोली, आंटी जी हिम्मत रखिए, जीवन तो आपको ही जीना है। उनके बाहों के घेरे में माँ अपनी ही अदा से सिर नहीं हिला पाई। अपनी तय भूमिका में बिंग से निराशा उनके चेहरे पर बिखर गई। मेनू जी माँ को छोड़कर मेरी तरफ मुड़ी। अरे नीली दी, कितने वक्त बाद आपको देख रही। उनके स्वर में आह्लाद था। इधर बैठिए मेनू दी। सब कुछ इतने अचानक हुआ कि क्या कहें, किसी को हड़बड़ाहट में खबर ही नहीं कर पाए। उस पर से कोविड ने भी तो कहर बरपा रखा है। मेनू जी ने अपने हाथ में पकड़ा गुलाबी रंग का रेशमी मास्क देखा। लगाकर घुटन होती है, जो जीवन बचा है वो सांस लेकर गुजारे। सिल्क के मास्क से थोड़े ना सांस ले पाओगी। कॉटन का पहनो या फिर N95 लगाओ, यही कारगर है। यह श्यामा का स्वागत था। आपने क्यों नहीं लगाया? यह मेनू जी का पलटवार था। मैं तो घर में रहती हूँ, कोई आ जाता है तो मम्मी को लगवा देते हैं। इतना सुनते ही माँ ने अपनी बगल में बिस्तर पर पड़ा नीले रंग का मास्क उठाकर दिखाया और इशारे से बताया कि वे भी नहीं लगा पाती, दम घुटता है। इसके चलते तक कौन नहीं जानता, ससुर का पैर दाब दाब कर सब प्रॉपर्टी दाब ले गई। श्यामा ने फुसफुसा कर एक भूली बात याद करवाई, लेकिन बाहर से कुछ और बोली। अच्छा हुआ आ गई मेनू, शोक में पड़ी थी बेचारी। मेनू जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर अपने गले में पड़ी चेन में अंगुली फंसा फंसा कर खेलने के बाद धीमे किंतु संयत स्वर में बोली, दुख सबके लिए एक ही तरह नहीं आता। कोई टूट जाता है, कोई जीवन का अर्थ पाने लगता है। फिर कुर्सी मेरे करीब खींचकर बोली, और आप नीली दी हमेशा ऐसे पिटी क्यों बनी रहती हैं? मेटाफिजिकल सुसाइड कर ली हैं? ये क्या है? पिटी? और उससे भी ज्यादा सुसाइड खच से चुप गया था। मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा। क्या मेरे जीवन से रंग मेरी आंखों के रंग की तरह धुलते चले गए और मैंने रोकने की कोई कोशिश भी नहीं की? ये क्या है? दिन रात ग्रे, क्रीम, सफेद कलर
लोग कह तो रहे हैं कि शोक में हो, 1 साल बीतने दो, पूजा पाठ में मन लगाओ, चाट पकौड़े ना खाओ। इसका मतलब क्या है? जिंदगी का केचुल छोड़कर निकल जाओ, सारे रंग, सारे उमंग, सारे रस, सारे राग सबसे दूर, अनासक्त। यही है मेटाफिजिकल सुसाइड, पराभौतिक आत्महत्या। जिंदगी में होते हुए, जिंदगी में खटते हुए, जिंदगी से बाहर। क्या गजब की फिलॉसफी है। मानो ना मानो, पर ज्यादातर घरों में औरतों को करनी पड़ती है ऐसी महान आत्महत्याएं, मर्यादा के नाम पर, महानता के नाम पर, परमात्मा के नाम पर। क्यों करूं मैं? जिसे महान बनना है बने, हमें क्यों फंसाते हो भाई? असल मसला सब यही है कि जिंदगी को कौन कैसे पाता है, कैसे बरतता है और कैसे सूतता है। मेनू जी जरा और निकट खिंचाएं, जरा सा और जुबान दबाकर बोली। सेक्स की जरूरत औरतों को नहीं होती क्या? नेचर की दी चीज है तो नेचुरल है ना, फिर इतनी हाय तो हो। हमारे यहाँ तो शादी के बाद भी कितनी औरतों को सेक्स मिल पाता है। हमारे यहाँ शादी सेक्स के लिए नहीं, सेवा के लिए होती है। थक जाती हैं औरतें भी सेवा करते करते। नहीं थकती तो कोई मायावी शक्ति ही होगी? नहीं। मीनू जी का दूधिया चेहरा हल्के तनाव से भरा था। कौन कहेगा कि इस स्त्री को एक समय जैसे तैसे 12वीं की परीक्षा दिलाई गई, उसके बाद उन्होंने पढ़ने से साफ इनकार कर दिया। कभी ऐसी जनचर्चा थी कि 16 बरस की उम्र में मीनू जी अपने ही सहपाठी गोलू के प्यार में पड़ गई थी। फिर तो उन्होंने दुनिया जहान की परवाह न की, सारे बंधन तोड़ दिए, माँ बाप से नाता तोड़ लिया और दुनिया उनके इश्क के किस्सों से भर गई। मीनू जी तब भी सजधज कर रहे थे, नजाकत और नफासत दिखाती। पढ़ना अलबत्ता उन्होंने बेकार का ढकोसला कहकर छोड़ दिया था। शादी के पहले वे गोलू जी के साथ भाग गई। कई दिन बाद इसी शहर के एक होटल में वे गोलू जी के साथ मजे से रहते हुए पकड़ी गई। चूंकि उन्हें 18 के होने में 6 महीने बचे थे तो बालिग नहीं माना जा सकता था। कानून था भाई। चीख चिल्लाकर चाहे जितना भी कहती रही कि वे अपनी मर्जी से शादी कर चुकी हैं, पर किसी ने न माना तो न माना। अलबत्ता वे सारे कड़े नियम कानून उन पर लागू करने की कोशिश हुई जो इस हालात में प्रेमी जोड़ों के साथ होती है। सारी जातियां पार करते हुए मीनू जी 3 महीने के भीतर पड़ने वाले एक दिन फिर भाग गई। इस बार उनके पिता चंद्रबदन जी ने बड़ा बुरा भाग कर पाया कि वे जिस लड़के के साथ भागने का जुर्म कर रही हैं, वह तो जुर्म है ही नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। उन्होंने इस बुरा भाग से यह भी रहस्य पा लिया कि ऐसे धनवान परिवार का लड़का, वह भी उन्हीं की जाति का, उन्हें दीपक लेकर खोजे ना मिलेगा, वह भी मुफ्त में। उसी दिन मीनू जी के सिर से संकट के बादल छट गए और शहनाई की मधुर धुन गूंज उठी। मीनू जी सादर और सस्नेह बुलाई गई या खोजी गई, और सादर और स्नेह विदा की गई या बोझ की तरह हटाई गई। जो भी हो, इस बार उनका बालिग ना होना कोई बाधा नहीं बना। इस तरह मीनू जी ब्याह कर ससुराल आ गई। अब तो बीमारी नहीं है ना आंख में, आंख के कारण ना मिला कि मतलब बुरा ना मानिएगा, लेकिन ध्यान तो जाता है आंख पर। पहली दफा देखकर आदमी डर भी सकता है, कोई रोग जैसा। मतलब अब तो देखते देखते आदत हो गई। मैं मुझे पूछ रही थी, आंख, मुझे अपनी ही आंख की कहानी फिर याद करनी थी। इसी पर बनते 100 बिंब देखने थे, भीतर के, बाहर के, दुनिया के, जहान के। मिला था जो कभी इसी आंख के कारण मिला था। मैं कुछ और कहती कि माँ ने अपना मुंह कंबल से ढक लिया, तो क्या माँ ने बहुत पहले सुसाइड माने वही। चाय रखती हुई श्यामा दरवाजे से टिक गई, तो क्या श्यामा भी। नमकीन बिस्किट की ट्रे ये छोटी आ रही थी, तो छोटी कोई लाइन थी क्या? द क्यू। दक्षिण के समुद्र तट से उफनता कोई तूफान उत्तर तक चला आया, एकदम अक्षी मंच पर नाचता। कहीं उसी में मैंने जिंदगी की केचुल तो नहीं उतार फेंकी। मेटाफिजिकल सुसाइड। डॉक्टर सूजा को क्या जवाब दूंगी? जो अभी लिखा वरना लिखकर कुछ और लिखा गया। नहीं, मैं लेके आई हूँ उनके प्रश्न भी और उन बच्चों के धीरे धीरे की सारी चीजें आप समक्ष लेकर आई और उनके व्यक्तित्व के सारे पहलू उद्घाटित होकर हमारे समक्ष आए। वैसे ही मधुर तो है ही देखने में, और इस मधुरता के पीछे जो दृढ़ता है वह भी आप समक्ष लेके आई। देशीय और वैदेशिक सारे मंचों पर इनके योगदान वैसे तो सभी जानते हैं और आपको कौन नहीं, लेकिन मैं आपसे संवाद करने को विवश हुई थी मेरे छात्रों के कारण, जिनकी बड़ी जिज्ञासा थी आपके साहित्य के प्रति और आदिवासी साहित्य पर आपने एक काम किया था उसके प्रति, और आपके व्यक्तित्व की चर्चा मैं BHU में सुनकर आई थी।
तो मेरी भी बड़ी जिज्ञासा थी आपसे मिलने की। मेरा प्रश्न है कि आपके घर में साहित्य का भगवान था, जिसे हम सब भगवान की तरह समझते हैं, उसके हास की बड़ी चर्चा हमने सुनी है। उसका हास आपके ऊपर आशीर्वाद रूप में बरस रहा है। क्या आपके लेखन के समय जब आप लिखती होती हैं तो वह व्यक्तित्व कहीं आपके पास खड़ा होता है, कहीं आशीर्वाद के रूप में, या उनके, हालांकि भाषा तो बिल्कुल, उनकी भाषा तो क्या कहना, तो वह भाषा तो अभी लाई नहीं जा सकती उसको। तो मेरा हर वक्त का जो सबसे सुंदर उपन्यास, अगर मैं जीवन में बहुत पवित्र, बहुत परिनिष्ठित, सबसे सुंदर, वह है अनाम दास का पोथा। वैसे तो चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, सब क्या कहना, लेकिन अनाम दास का पोथा जो माधुर्य, जो भोलापन, जो पवित्रता उसमें है, शायद ही किसी ने आज तक पढ़ी। तो मैं यही केवल जानना चाहूंगी कि उस व्यक्तित्व को आप कैसे अपने अंदर समेटती हैं और कैसे उनको अनुभूत करती हुई लिखती हैं। की परंपरा है जिसमें अनुभव को ज्ञान माना गया है, इतनी सहज तरीके से उसमें आता है। वो बात मुझे बड़ी पसंद आती है ना, हर चीज को अनुभव की कसौटी पे कसते हैं जो रैप है। मुझे, मेरा सौभाग्य मैं कहूंगी कि उस परिवार में मेरा जन्म हुआ और मुझे वो चीजें मिली, लेकिन मैं बहुत छोटी थी जब हम लोग बड़का बाबूजी कहते हैं रहे। तो जब हमारे बड़का बाबूजी नहीं रहे तो मैं 10 साल की थी। तो उस तरह से जो एक समझ बनने के बाद जो आदमी सीखता है, उसका अवसर तो मुझे नहीं मिला। वो मेरे पिता भी वैसे ही अट्टहास करते थे। ये 2-3 भाइयों में तो बहुत ज्यादा था, तीनों में। एक तो उनका देहांत जल्दी हो गया, तो 4 भाई थे मेरे पिताजी। तो सबसे बड़े जयप्रभा द्विवेदी थे और सबसे छोटे मेरे पिताजी। तो अट्टहास करने का, अब तो मैंने दिल्ली में रह करके मेरा अट्टहास बहुत कम हुआ। नहीं तो ये परिवार की परंपरा की तरह था। और हम अगर सब बहनें बैठ जाएं और जब हंसते थे, मेरी दीदी भी, तो बड़ी बहन भी, सब ऐसे हंसते थे ना कि पूरे लगता था कि ऐसे ही हमसे ही सारी दुनिया है इस तरह का। तो लेकिन धीरे धीरे वो चीज अपने आप पर पक्वता के साथ थोड़ा कम हुई। हालांकि रोका कभी नहीं कि तुम लोग इतनी जोर से क्यों हंसती हो। दूसरों ने हमें बताया कि हम बहुत जोर से हंसते हैं, समाज के लोगों ने बताया, हमारे घर वालों ने कभी नहीं बताया, क्योंकि उनके लिए सहज चीज थी। तो ये मैं कहूंगी कि उस तरह तो मुझे नहीं मिला मौका, पर एक संस्कार के रूप में परिवार के भीतर वो चीजें थी, जैसे पढ़ने का संस्कार था, बहसें होती थी घर में। माँ भी मेरी फिलोसफी से एमए की हुई थी, तो माँ और पिताजी की ही बहस हो जाती थी आपस में। तो वो हमें बहसों का भी बड़ा एक तर्क वितर्क करने का ना, कि अपने तर्क लेकर आओ, उस तरह का एक संस्कार भी मिला। तो नई तरह से चीजों को कहना है, वो सब देखा, बड़े बड़े साहित्यकारों को देखा, तो वो थोड़ा सा तो मिला। इसको मैं सौभाग्य कहूंगी, ऊपर वाले की कृपा कहूंगी कि वो अवसर मुझे मिला। लेकिन उस तरह से नहीं जैसा मिल सकता था। अगर थोड़ा और बड़े होते तो बहुत कुछ और सीखते, बहुत कुछ और पूछते उनसे, जानते कि कैसे होता है, क्या होता है। वो स्ट्रगल तो खुद ही करना पड़ा। और ऐसा था कि घर में कभी कोई किसी के लिए कुछ कह नहीं सकता था, रिकमेंडेशन के सख्त खिलाफ थे, तो इसलिए खुद से जूझना पड़ा, खुद से। और अगर कभी शिकायत लेकर जाओ कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो कहते थे तो और करो और अच्छा करो। तो चैलेंज ये होता था कि और अच्छा करो, शायद और अभी उतना अच्छा नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम लोग इसी तरह से पड़े हुए। तो सुनवाई उस तरह की नहीं थी कि आप ये सोचें कि कोई आपको कोई रास्ता बता दे या कुछ तरीका बता दे, जैसा आजकल बच्चे चाहते हैं, वैसा नहीं था। बड़ा इस मामले में स्पष्ट था कि खुद से जूझना है, खुद से करना है। पिताजी मेरे कहते थे, जो जूझेगा उसे ही सूझेगा। मैंने लिखा भी इसमें, जो जूझेगा उसी को सूझेगा, जूझोगे नहीं तो सूझेगा भी नहीं। तो हम जूझे अपने भर से जितना जूझ सकते थे, और जूझे और कुछ सूझा। ये तो इस रूप में मैं कहूंगी कि जरूर बहुत मिला। उपन्यास हिंदी में जो भी आदिवासी उपन्यास है उस पे कार्य कर रही हूँ, जो 2000 के बाद लिखे गए।
तो मैम मैं देखती हूँ ना कि जितने भी हिंदी में आदिवासी उपन्यास लिखे गए हैं वो सभी आदिवासी उपन्यास के जो रचनाकार है वो किसी न किसी रूप में आदिवासियों के क्षेत्रों से संबद्ध रहे हैं या फिर वो स्वयं आदिवासी है। तो मैम आपको अस्थि फूल लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या उसके कुछ पात्र आपसे कहीं ना कहीं किसी रूप में मिले हैं या फिर कुछ तो बोलो मैम कहानी का कहाँ से कथा वस्तु आ रहा है, तो ये मैम मैं जानना चाहूँगी। ये मेरे विषय से संबंधित है इसीलिए मैम। ऐसा है कि गिरिडीह जब मेरे एक देवर थे रिश्तेदार, वो नौकरी करने गए तो पूरा खानदान ही गया उनको विदा करने के लिए। तो हमें पता है कि बस कैसे जाती है वहाँ का पूरा माहौल कैसे है। और हजारीबाग की मैंने वही इलाका उठाया जो मेरी जानकारी का था। हजारीबाग और उसके आसपास बड़का गांव जो है वो इलाका संथाल परगना का, क्योंकि वही मैं ज्यादा जानती थी। पूरा उतना नहीं जानती, मतलब पूरा ऊपर से जानती थी, इसको जरा गहरे तरीके से जानती थी। तो जाती रहती थी और बहुत समय से ये काम कर रही थी। मैंने ही वो जो एक चैप्टर उसमें है ना हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन, जी जी मैम। असल में मैं ही वहाँ पे रात ट्रेन का इंतजार करते हुए हम ही सब लोग थे घर परिवार के, और हमने वो दहशत वाला माहौल झेला था। मैम वो और उसके बाद लेकिन मैंने अब यही है ना कि अप्लाई आप किस पे करते हैं, अप्लाई किया पात्रों पे उस अपने अनुभव को, पर हमने खुद ही देखा था, खुद ही वो सारी चीजें महसूस की थी, और वो समय ऐसा था तो वो सारी चीजें वो नोट्स बहुत दिए जा रहे थे। पर हुआ क्या कि बड़ा धीरे धीरे काम चल रहा था। 90 के बाद बहुत तेज हो गया है ये सब कुछ, ट्रैफिकिंग बहुत तेज हो गई है, वो पूरा ट्रैफिकिंग को लेकर ही है। और ये इतना बढ़ गया था, अचानक एक घटना घटित हुई, वही है असली जहाँ से मैंने एकदम ठान लिया कि अब तो ये काम पूरा करना है। वो थी कि मैं एक विश्वविद्यालय में पीएचडी का वाइवा लेने गई थी हरियाणा। तो वहाँ कुछ बच्चे मुझसे कुछ लड़कियां मिल करके अलग से कुछ बात करना चाहती थी। तो मैंने सोचा कुछ मतलब कहना चाहते तो थोड़ा किनारे आ गए कि ठीक है, वाइवा खत्म हो चुका था। तो बच्चों ने कहा कि नहीं, हम अकेले में बात करना चाहते हैं, और फिर एक लड़की रोने लगती। तो थोड़ा और किनारे गए तो मुझे समझ में आया कि इस लड़की के साथ, उसने कहा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, हमारे जो आसपास का वातावरण है वहाँ ये सब है। वो मैम कॉलेज जो जाती है, संतोष का जो कैरेक्टर है वो वहीं से आया है, उन्हीं लड़कियों से जो बहुओं से मिलती है वो वही लड़की, मतलब वहां से मैंने उसको लिया। और वो 3-4 लड़कियां जो थी, फिर मैंने एकदम से हाथ पकड़ा, मैंने कहा बस अगला संडे मैं आ रही हूँ और मैं पूरा दिन तुम लोग के साथ रहूंगी। और मैं तो ये काम कर ही रही हूँ झारखंड से, लेकिन मुझे हरियाणा, मुझे मेरा परिचित नहीं था। हरियाणा को मैं इस तरह नहीं जानती थी, बाहर से जानती थी। तो मैं गई संडे को, और उन लड़कियों ने बताया कि वो रो रही थी अपने आसपास की लड़कियों के लिए, और मैं इतने दिन से लिख रही हूँ। तो मुझे तो अपने ऊपर, मैंने कहा एक लेखक से वो इतनी उम्मीद कर रही है कि वो आकर कहना चाह रही है। और जब मैं पहले संडे तुरंत गई गाड़ी लेकर के और रात तक वापस आई, उसके बाद ये सिलसिला बन गया। और पहले ही दिन जिस छोटी बच्ची का वो रेप का की एक घटना आती है, उसकी माँ आई और उसने इतना सारा कागज पत्तर मेरे पैरों पर रख दिया, जो पुलिस केस था, जो मेडिकल लोन था, सारा कुछ। और एक लेखक कितना लाचार हो सकता है, क्या करें इनके लिए, क्या करें। और वो जो अनुभूति थी, उसके बाद मैंने ठान लिया, मैंने कहा कि नहीं, मुझे इतना समय नहीं लेना चाहिए। 8 वर्ष लगा उसे लिखने में। और फिर एकदम फिर जी जान से कि नहीं, ये बात तो आनी चाहिए, क्योंकि उन लड़कियों की इतनी इच्छा है कि मैं ये काम करूं, और मैं एक लेखक होकर कर सकती हूँ अगर, तो मुझे कर देना चाहिए। फिर तो मैंने वो एक जो काफी टेबल छोटी सी वो उठाया, और दिन रात, और मेरे पति रोज बोलते थे अब तुम बीमार हो जाओगी, अब बीमार हो जाओगी, ये मुझे रोज बताया जाता था। अंततः मैं जब बीमार तब हुई जब पूरा हो गया, तब तक होल्ड पे रखा मैंने सब कुछ बीमारी की कि बीमार नहीं होना है। और खाना नहीं खा पाते थे, जब लौट कर आते थे चीन से तो खाना नहीं खा सकते, लगता था हम कोई लग्जरी ले रहे हैं, क्योंकि खाने की भूखमरी, भूख के देश की लड़कियां, उसमें देखा भूख के देश की लड़कियां हैं ये किसी देश की नहीं है। और अगर वो नहीं मानती थी तो उन्हें काट के गाड़ देते थे अपने खेत में,
कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं। तो ये इतना भयानक, इतना दिल दहला देने वाला था ना, बहुत कम लिखा है समझ लो मैंने। लोग कह रहे हैं कि पढ़ते नहीं बनता, इतना रोना आता है, पर मैंने कहा अगर सारी चीजें जान लो तो समझ में आएगा कि कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, बहुत कम लिखा है। जितना लिखा उतना तो एडिट करके निकाला है। तो बहुत मुश्किल भी था उसे लिखना उन सारी चीजों को, और नॉवेल के फॉर्म में लिखना, ये एक बड़ा चैलेंज था कि आप ऐसे लिखें कि पढ़ ले लोग, क्योंकि निबंध और लेख तो कोई याद नहीं रखेगा, कोई पढ़ने का प्रयास भी नहीं करेगा। नॉवेल है तो लोग उस तक पहुंचेंगे, और पहुंचे लोग, उसको भी जापानीज में कर रहे हैं। हाँ, अभी कई बार आ चुके वो लोग, 2-3 बार आ चुके हैं इंडिया, और वो 3-3 घंटे के सेशन लेते हैं इस उपन्यास पर कि उसको ट्रांसलेट करते वक्त उनको दिक्कत आती होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भाषा में, इधर की संथाली भाषा के बहुत सारे शब्द भी हैं, तो वो संस्कृति भी, तो सबको पकड़ने, भाषा तो सीखना पड़ेगा। उसे एक सवाल किया था कि आप संथाली भाषा की भी बात करें, क्योंकि उसमें संथाली भाषा भी आती है, और आप हरियाणवी कैसे जानती हैं? तो हरियाणवी मैंने सीखा, जो कि हिंदी जैसी ही है, तो सीखा मैंने, क्योंकि अंदर घुसना और वो आपको अपना वेश बदल कर जाना है। जो घर के अंदर पर्दे के पीछे मोल की बहुएं हैं, उन तक जाने के लिए तो आपको वैसे ही सिर पर प्रोफेसर बनकर आप नहीं जा सकते, लेखक बनकर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो आपको ऐसे बन के जाना है ना कि आप उनमें घुले मिले से हो, और उन लड़कियों के कवर में चल रहे हो, तो वो मुझे वहां तक ले जाती है। सबसे मैं मिली इस वीडियो का इस्तेमाल करेंगे हम इस रिसर्च में भी। बहुत भयानक। और मैम एक और थोड़ी सी जिज्ञासा मेरे अंदर अभी भी बाकी तुम है। लिख कर भेज दो मुझे सारे प्रश्न। मैम बिल्कुल मैम मुझे बस ये कहना है कि ये आदिवासी या जो भी पिछड़े दलित लोग हैं, इसके अलावा भी जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं, वो भी काफी वो संस्कार के नाम पे, तरह तरह के पाबंदी के नाम पे, वो मतलब अभी भी शोषित और दलित है। तो मैम उनके बारे में भी कभी आप लिखिए यदि मौका। हाँ लिख ही रही हूँ। देखो पहला वाला जो मेरा उपन्यास है अंधारे दक्षिण में चमका, उसमें तो वो वर्ग आता है ना, बनारस का है, और क्या है, बाहर से बदल गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, और भीतर से सड़ गया है। तो ऐसा भी तो होता है ना कि अंदर से चीजें नहीं बदली हैं, वो उसी में उलझे हुए हैं कि जाति है, ये है, वर्ग है, उसके पास धन है, उसके पास ये है, ईर्ष्या, द्वेष और रूढ़ियां। रूढ़ी कभी भी अच्छी चीज नहीं है, परंपरा अच्छी है, क्योंकि परंपरा गतिशील होती है, साथ चलती है, ठीक है, और रूढ़ी जो है वो तो रुक जाती है, जो रुक गई वो रूढ़ी है, बेजान होती है, और जो बेजान चीजें हैं जो हमारे काम की नहीं है, वो रूढ़ी है, उनकी हमें जरूरत नहीं है, फिर वो कुरीतियों में बदल सकती हैं, बदल ही जाती हैं, तो वो हमें चाहिए नहीं है, क्योंकि जीवन तो गतिशील है। धन्यवाद। मैं हाँ, मदर विज्ञान को तो बढ़ाता है, लेकिन जो मेरा लेखक वाला पक्ष है वो ज्यादा मदद करता है अध्यापक को, क्योंकि जब भी जाते हैं तो फ्रेम को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो अध्यापक वाला फ्रेम है, और दूसरा काम करते हैं नया पाठ बनाने की। तो मुझे बार बार लगता है कि वो ज्यादा मदद कर रहा है, क्योंकि जो भी रचनात्मक है वो कोशिश करेगा ना कि कुछ और बातें कहें। पिछले साल भी वही कहे थे, इस साल भी वही कहें, क्या मतलब है? चेक पोस्ट है प्राध्यापक, दोबारा नहीं कह सकते इसको, तो अब वो कह दिया गया है तो नया करने की कोशिश करते हैं, तो एक ये की भी कोशिश होती है, तो दोनों कहीं ना कहीं दूसरी के साथ देते हैं बहुत कुछ। कई बार ऐसे विद्यार्थी आते हैं जो बहुत सिखा देते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं, जैसे मैंने अभी कहा कि वहां वो लड़कियां पीएचडी की स्टूडेंट थी जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी कि काम पूरा करो, ऐसे धीरे धीरे नहीं चलेगा, और मैं एकदम फिर लग गई, पागलपन से लग गई। तो ऐसे भी बच्चे आ जाते हैं सामने ना, जो खुद इतना कर रहे हैं, वो उस जीवन में कितने परेशान हैं और बदलना चाहते हैं, तो संतोष का कैरेक्टर बनता है। और वो एनजीओ से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं मैम, वहाँ तो आप ही लग रही हैं कि साक्षात होती हैं। मैं गई थी देखने, बहुत सारे एनजीओ ने भी उसमें मेरा सहयोग किया, दिखाया सब कुछ, और किसी ने भी ना नहीं किया।
सबने बढ़ के देखा। आप देखना चाहती हो तो पूरा खोल दिया था मेरठ का पूरा, जिस भी कहती थी जिस वक्त आप देखना चाहें हम दिखा सकते। मैंने देखा कैसे तवे पर रोटी करती है उसका जिक्र आया ना, तो वो कहती थी जब आप कहिए हम आपको दिखा देंगे, आप ऐसा काम कर रही हैं तो आप बस पूरा करिए, आप किसी भी तरह पूरा करिए। तो अगर ऐसा सब चाह रहे हैं कि ये चीज आए तो मुझे, मैं यही कर सकती हूँ कि मैं लिख डालूं। ये कोशिश मैंने की है। धन्यवाद। इस सेशन के अंत में आई वुड लाइक टू थैंक श्री सीमेंट, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल चाणक्य एंड मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण। आप सभी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी इस शाम को हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए। धन्यवाद। हमारे सभी इनवाइटीज जिनको कि मैसेज किया था उनके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफिस, जो कि आप अदना जी से आप उस पर साइन करवा सकते हैं। एंड अब मिसेस हरजोत कौर, आपसे अनुरोध है कि हमारे गेस्ट को स्मॉल टोकन ऑफ थैंक्स दें। थैंक यू। टेबल पर पिक्चर। होता वही है घर जहाँ डर हो ना फिकर, मिट्टी की जहाँ आए खुशबू, जहाँ ख्वाब हो फलक पर और सांसों में सबर, जहाँ खुद से हो तू रूबरू। जो देखे कभी सोचे तो जान ले, है कितना खुश किस्मत तू। Let's celebrate the joy